फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम जेआईबी सीआईबी के लेक्चर्स में फिर से शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके हम क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। कई बार आउट ऑफ सिलेबस जो चला जाता है, तो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है लेकिन आप डे टू डे काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपके टच से हट जाता है, तो उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। पहला तो एक क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन रिन्यू एंड रिवाइवल ऑफ केसीसी लोन। रिन्यू क्या होता है और रिवाइव क्या होता है? तो ऐसा है कि जो आपके केसीसी लोन्स होते हैं ये 5 साल के लिए किए जाते हैं, तो उनको फिर आगे और बढ़ाया जाता है जब उनसे रिवाइव लेटर वगैरह वो लिए जाते हैं, सो दैट कि आपका जो है लोन ये टाइम बार्ड ना हो, लिमिटेशन एक्ट के अंडर हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जितना अच्छे से लिख सकते हैं तो आप एक बार कमेंट में लिखिएगा, बाकी इसके पीडीएफ नोट्स मैं अलग से दे दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड हो गया, केसीसी लोन्स कितने पीरियड के लिए होते हैं? तो ये इनकी वैलिडिटी 5 साल की होती है, उनको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ एस बी आई इन टच? देखो, एक ही एस बी आई का इन टच करके एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें क्या था कि इन्होंने छोटे ई कायोस्क वगैरह लगा दिए थे, जहाँ की आप अपनी पासबुक प्रिंटिंग वगैरह वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो मेन मोटिव यही था कि जो है 24 आवर्स कस्टमर को सर्विसेज दिया जा सके, और दूसरा है कि वो सेल्फ सर्विस कर सके। जैसे पासबुक प्रिंटिंग की मशीन वहीं लगा दी गई थी, एटीएम्स उस लॉबी में लगा दिए गए थे। ठीक है। तो वो एस बी आई इन टच के नाम से छोटा सा एक लॉबी बनाई गई थी। सेल्स अकाउंट इन लेजर रिकॉर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है। डैश इज द कैपिटल बाय विच कंपनी इज फॉर्म्ड। ऐसा कौन सा कैपिटल होता है जिससे कंपनी फॉर्म होती है? तो वो ऑथराइज कैपिटल करा कहलाता है। कैपिटल भी कई तरह का होता है, जैसे कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। तो वो सब हम डिटेल में जब हम अकाउंटेंसी के चैप्टर में आएंगे तब पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन एक आया था बीच में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज। अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कि डेबिट इन रियल अकाउंट हो गया, इस वजह से हो रहा है सर। ठीक है। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, तो कौन कौन से हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस नॉट टू बी क्रेडिटेड इन। देखो, कोई भी आप कैश में जो विड्रॉल कर रहे हैं बिजनेस से, तो वो प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है। डैश अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस आता है? तो वो सेल्स अकाउंट है। इट इज़ अ इनकम अकाउंट, इसलिए इसमें जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इज मेड फॉर। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? जैसे देखो, आपकी सैलरी होती है, पहले वो ट्रायल बनाया जाता है उसमें, उसके बाद में उसमें नेसेसरी चेंजेस करके और फाइनल सैलरी डाल दी जाती है। तो वो इसीलिए बनाया जाता है ट्रायल सैलरी, ताकि आपको जो है एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलो, क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। एक हमारा टॉपिक है, ये बीएफएम में है आपका टॉपिक, बट थोड़ा सा ये इसका पार्ट जो है आपका सीआईबी में, जहाँ यूएस डॉलर वगैरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशंस वगैरह है, तो वहाँ पे भी आ जाता है ये। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि पहले भी ट्रेड होता था, ये जो है आपका मसाले वगैरह का, और बाहर से ट्रेड होता था। ठीक है। तो फॉरेन मीन्स जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनसे जब हम ट्रेड करते हैं, तो आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या है कि फॉर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। जब दो अलग अलग देशों के बीच में जब कोई व्यापार होता है तो उसको क्या बोलते थे? फॉरेन एक्सचेंज बोल देते हैं। जैसे कि अमेरिका और इंडिया के बीच में। लेकिन इसमें क्या चीज़ बाधा आ जाती है कई बार, कि आपका अमेरिका में तो यूएस डॉलर है और इंडिया में क्या है, रुपी होता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसको क्या करते हैं हम, यूएस डॉलर को डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, इसकी वैल्यू रोज़ निकाली जाती है, उसी हिसाब से हम अपना फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे क्या है कि एक यूएस डॉलर 60 रुपये के बराबर है, तो अगर ये बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसमें हमारे को क्या बेनिफिट होगा? तो उस पर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। रुपी इज़ द होम करेंसी फॉर इंडिया। जो जिस देश की करेंसी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? होम करेंसी बोलेंगे। जैसे कि यूएस डॉलर क्या होगी, होम करेंसी कहाँ की होगी? यूएसए की होगी। ठीक है। फॉरेन करेंसी या करेंसी अदर देन होम करेंसी इज कॉल्ड। देखो, जो भी होम करेंसी है वो तो खुद के देश की करेंसी होगी, जो अदर देन दैट तो वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। जैसे कि देखो, अगर हम यूएस डॉलर इंडिया के लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है, लेकिन यूएसए के लिए क्या है? वो एक होम करेंसी है। ठीक है। वही एग्जांपल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे तो वो आप व्हाट्सअप पे ले लेना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पॉट रेट क्या होता है?
कोटेड बाय बैंक एप्लीकेबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर बाइंग और सेलिंग अ करेंसी एज ऑन टुडे। जब आपका सौदा उसी दिन ही कटना हो तो उसको क्या बोल देते हैं, स्पॉट रेट बोल देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रेट किसे बोलते हैं, कोटेड बाय बैंक एप्लीकेबल फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर टुडे फॉर बाइंग या सेलिंग ऑफ करेंसी एट सम फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड रेट कब कहलाएगा, जबकि आपने सौदा आज कर लिया लेकिन आप जो है पैसे का आदान प्रदान कब करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। बाइंग सेलिंग जो है आज, मतलब आपने सोच लिया कि आज ये खरीदना है, आज ही बेचना है, लेकिन उसके पैसे जो है बाद में दिए जाएंगे। ये दो टर्म आप हमेशा याद रखना, बिड और एक और टर्म आगे आएगी, बिड को आस्क भी बोलते हैं। ये क्या होती है, वन वे कोट होती है, ठीक है। और बिड इज नॉट इक्वल्स टू आस्क, तो ये क्या हो जाए, टू वे कोट हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे, अपना प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। फ्रेंड्स ऐसा है कि ये टॉपिक्स ना थोड़े थोड़े स्मॉल एक डेफिनेशंस में हैं, तो कई बार कुछ टॉपिक आएगा, कई बार कुछ हो आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जो आपके समझने लायक है तो आप समझ लेना, बाकी छोड़ देना, क्योंकि जेआईबी में इतना डीप नहीं आता है। सिर्फ आपका अगर छोटे छोटे न्यूमेरिकल सीख लेंगे और आप अगर अपना फिल इन, जैसे उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन से ही आपका जेआईबी निकल जाएगा। लेकिन सीआईबी में कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, आरबीआई इशूज डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, जिसपे कि आरबीआई गवर्नर साइन करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि आरबीआई जो नोट्स छापता है तो वो किस डिनोमिनेशन के होते हैं। तो डिनोमिनेशन 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होती है। नोटबंदी के टाइम पे एक ये भी बोला गया था कि 10,000 का नोट निकाल देते हैं, लेकिन उसको खुले कराने की बड़ी समस्या थी, तो इसलिए 10,000 का नोट नहीं छापा गया था। 2,000 के नोट छापे गए थे, लेकिन उससे भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा खुले की प्रॉब्लम आई थी। 1 रुपी नोट हैज़ अ साइन ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी एंड इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये की नोट पे कौन साइन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी क्या है कि 1 रुपये का नोट छापने में कम से कम 1.5 रुपये का खर्चा आता है, तो इसलिए जो है बहुत छोटे डिनोमिनेशन में नोट्स नहीं छापते हैं। और वैसे भी आजकल 1 रुपये की इतनी कोई वैल्यू रह नहीं गई है। एनआई इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का एग्जांपल देखेंगे, एडीआर और जीडीआर। एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी जस्ट एक ये छोटा सा क्वेश्चन ही था तो हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रेजरी बिल्स आर कोटेड एट, ये कैसे कोट होता है। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स निकाल देती है, आरबीआई को दे देती है वो बॉन्ड्स आगे ऑक्शन करने के लिए, और आरबीआई से पैसा उठा लेती है गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड फॉर शॉर्ट टर्म मिसमैच एंड इशूड ऑन अ फेस वैल्यू। जो उनकी फेस वैल्यू होती है उस पर वो इशू होते हैं, ठीक है। लाइबर नॉट यूज्ड फॉर विच करेंसी, मतलब लंदन ऑफर्ड बैंक इंटर रेट जो है किस करेंसी के लिए नहीं यूज़ किया जाता। ये आपके लिए क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इशूज सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इट इज कॉल्ड एज। देखो, जब फर्स्ट टाइम पे आएगा तो क्या आएगा, आईपीओ आएगा, और जब सेकंड टाइम पे आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, एफपीओ बोलते हैं। तो वो क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जैसे देखो अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आए हैं। फॉर एग्जांपल आपका कल्याण ज्वेलर्स का ये सब आईपीओ, मतलब एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि आपको वो ऑफर करता है कि आप इसमें पैसा लगाएं। तो एक बार ही फर्स्ट टाइम हो गया तो आईपीओ कहलाएगा, नेक्स्ट टाइम पे क्या कहलाएगा, फॉलो एफपीओ कहलाएगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहलाएगा, ठीक है। बोनस शेयर्स, देखो शेयर्स जब भी हम खरीदते हैं तो हमें दो तरह से फ़ायदा होता है। एक तो या तो डिविडेंड मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलते हैं उसमें, बोनस शेयर्स मिलते हैं, या शेयर स्प्लिट हो जाता है तब भी हमें फ़ायदा होता है। लेकिन बेसिकली हमें उसमें दो चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक तो आपको जो है ये बोनस शेयर्स देते हैं वो लोग, या फिर क्या देते हैं, डिविडेंड अच्छा देते हैं, ठीक है। तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं, एडिशनल शेयर्स आर गिवन टू ऑलरेडी शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर पहले से ही हैं तो उनको क्या करते हैं, कुछ और शेयर एक्स्ट्रा में देते हैं। जैसे कि एक शेयर सबके पास है तो कंपनी एक एक शेयर फ्री में दे देगी, है ना। डिविडेंड बांटने की जगह बोनस शेयर्स भी दे देती है, तो उसको ही
एडिशनल शेयर्स जो दिए जाते हैं तो उसको हम बोनस शेयर्स बोलते हैं। स्क्रिप इशू या फिर कैपिटलाइजेशन इशूज़, लॉन्गर सिक्योरिटी डेटेड सिक्योरिटी होती है जो कि इशू को करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। एज पर सेबी इन अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस बैंड हैज़ अ कैप ऑफ, तो सेबी के अकॉर्डिंग में जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जो है प्राइस बैंड 20% तक की कैप में होना चाहिए, ठीक है। एज पर सेबी डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, जो सेबी के डायरेक्टर्स या ट्रस्टी होते हैं वो कम से कम क्या होना चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। टायर 3 कैपिटल अंडर बैसल 2 रिकमेंडेशंस कैन बी यूज टू सपोर्ट मार्केट रिस्क। देखो जो बैसल 2 वाला पार्ट है वो पहले जो है सीआईबी का पार्ट होता था, बैसल को अब जो है इसमें जेआईबी में ऐड कर दिया गया है, तो कई बार इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अंडर कोपरा स्टेट कमीशन कैन एंटरटेन केसेस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ, कई बार एक कोपरा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना अमाउंट तक कोर्ट में जा सकता है केस, तो कस्टमर ई फाइल भी कर सकते हैं आजकल कंप्लेंट। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है 1 करोड़ तक, स्टेट कोर्ट जो है वो 1 करोड़ से, सॉरी स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़, नेशनल कमीशन है वो अबाउट 10 करोड़ तक, इतना इसमें जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। इफ़ सरसाई रजिस्ट्रेशन नॉट डन टाइमली देन, अगर सरसाई रजिस्ट्रेशन होता है वो आप टाइमली नहीं करते हैं तो क्या करना होगा। देखो वैसे तो 30 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, नहीं की है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और 30 दिन के अंदर अंदर। हाउस लोन इन प्रायोरिटी सेक्टर, तो अगर 5 लाख तक का मेट्रो सिटी में है आपका घर बना रहे हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, और 2 लाख रुपए तक का रूरल में। डेटेड सिक्योरिटीज़ आर फॉर लॉन्गर टाइम्स, डेटेड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, लंबे समय तक के लिए होती हैं, ठीक है। अब मॉर्टगेज इट इज़ नॉट अंडर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ क्या कहलाएगी, उसको अनामोलोगस मॉर्टगेज कहलाएगी। रेड फ्लैग अकाउंट इज़ अ, जो अकाउंट्स है जिसमें कि फ्रॉड डिक्लेयर हो चुका है तो उनको क्या बोलते हैं, या जो फ्रॉड होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, रेड फ्लैग अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है। हु इज़ अ विलफुल डिफ़ॉल्टर, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होते हैं जो कि जिनके पास पैसा होता है, सब कुछ है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, तो उनको विलफुल डिफ़ॉल्टर बोलते हैं। बट वट इज़ अ लॉस एसेट, इस क्वेश्चन में पूछता है कि लॉस एसेट क्या होता है, तो राइट ऑफ अकाउंट एज पर ऑडिटर क्या कहलाएंगे, लॉस अकाउंट कहलाएंगे, जिनसे कि पैसा बिल्कुल भी आने की कोई उम्मीद नहीं और सिक्योरिटी जो क्या है शून्य हो चुकी है, उसमें कोई सिक्योरिटी बची नहीं है। वट इज़ द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप्स इन PMFBY, तो 2% सम इंश्योर्ड फॉर खरीफ और 1.5% फॉर रबी, 5% हॉर्टिकल्चर, जो कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह होती हैं हॉर्टिकल्चर भी, तो वो सम इंश्योर्ड का प्रीमियम जो है इस बेसिस पे होता है। PMFBY का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो तो आपका JIB में आएंगे, लेकिन CIB में कहीं भी आपका फुल फॉर्म वगैरह वो सब चीज़ें नहीं पूछते हैं, वो लोग क्वेश्चन आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा पूछते हैं, केस स्टडी दे देंगे उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। व्हाट इज़ PCR, PCR क्या है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ये क्या है, एक तरह की सिबिल ही होती है, ठीक है। व्हाट इज़ MMID, तो ये MMID 7 डिजिट्स की होती है, तो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये आपका पैसा इधर उधर भेजने का काम आता है। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, जैसे विंडोज़ यूज़ होती है तो ऐसे ही लाइनक्स भी यूज़ होता है। व्हाट इज़ CTR, CTR की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है। व्हाट आर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जैसे कंसल्टेंसी ऑन फाइनेंस टू अ कंपनी, इस तरह की जो ये मर्चेंट बैंकिंग होती है, मतलब जिसमें कि कैपिटल सर्विसेज इज़ नॉट, कैपिटल मार्केट सर्विसेज जो है नॉट क्रॉस सेलिंग है। तो फ्रेंड्स ये थोड़े से हमारे क्वेश्चन थे जो कि पिछले कुछ सालों में आए हैं JIB CIB के एग्ज़ाम में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, अगर आप इसको लाइक और शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स आप लोग इस तरह ही क्वेश्चन और देते रहेंगे ताकि हम आगे इस तरह वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।